सन 1525 भारत से दिल्ली सल्तनत का राज कह सकता हूँ अब ख़त्म होने वाला था, क्योंकि अब कुछ नई सल्तनत आने वाली थी। इनका नाम मुग़ल था, लेकिन उन मुग़लों के आने से पहले भारत एक बार फिर से छोटे छोटे किंगडम्स में बँट चुका था। ये किंगडम कुछ इस तरह दिखते थे कि आपको एक तरफ तो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा गुजरात, और जो कि आपके वेस्ट में है, और एक तरफ आपको मिलेगा बंगाल जो कि आपके ईस्ट में है। बंगाल के नीचे आपको उड़ीसा मिलेगा, उड़ीसा के ऊपर आपको गोंडवाना मिलेगा, गोंडवाना के ऊपर आपको मालवा मिलेगा, मालवा के ऊपर आपके राजपूत हैं, नीचे आपका पूरा विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर से ऊपर ये बीजापुर है, ये आपका बेदार है, ये बेरार है, ये अहमदनगर है और ये गोलकुंडा है। इस तरह के छोटे छोटे एम्पायर्स पूरे भारत के बटे हुए थे। इन सभी एम्पायर्स के बारे में आज जानेंगे, किस तरह से बने और क्यों बने SNV हिस्ट्री में। अब रीजनल किंगडम्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम आता है उसमें बंगाल का। बंगाल ने सबसे पहले खुद को आज़ाद घोषित किया। उसके बाद में नाम आता है मुल्तान और सिंध का, जो कि आपके नक्शे पर यहाँ दिखते हैं। मुल्तान यहाँ और सिंध भी इसी इलाके में है। इसके बाद में 3 और राज्य हुए जिनका नाम था गुजरात, मालवा और जौनपुर। गुजरात यहाँ है, मालवा यहाँ है और जौनपुर भी आपका यहीं पड़ता है। और ये तीनों ही दिल्ली से कुछ इस तरह की दूरी पर थे। आप अपने हिसाब से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आइए देखते हैं इनका थोड़ा सा और डिटेल में, देखेंगे कि वेस्टर्न इंडिया की तरफ ऐसे कौन से राजा थे और उनके कारण आखिर क्या रहे थे। सबसे पहले तो चेक्स एंड बैलेंस एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। देखिए, जब आपके ऊपर किसी राजा का राज हो तो आपको मजबूर होना पड़ता है जिस भी तरह से आप राज करें, लेकिन जब कोई बड़ा राजा आपके ऊपर नहीं है तो फिर ऐसी कोई भी आपके ऊपर मजबूरी नहीं है, तब आप कोशिश करते हैं अपनी पावर को बढ़ाने की। यह आज का दौर नहीं है। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि चाइना जैसे देश हमेशा अपनी टेरिटरी को बढ़ाने पर जोर देते हैं, लेकिन उस समय तो हर एक देश ही ऐसा था जो कि अपनी टेरिटरी को बढ़ाने पर जोर देता था। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में पावर का मतलब था टेरिटरी। जितनी बड़ी आपकी टेरिटरी, उतनी बड़ी आपकी प्रजा, उतनी बड़ी आर्मी, और उतना ही आपका सभी लोगों में सम्मान। इसीलिए सब लोग कोशिश करते थे कि किसी भी तरह से अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए चेक्स एंड बैलेंस यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया में, पूरे के पूरे वेस्टर्न इंडिया में चले आ रहे थे, जिसमें 3 बड़े राजा थे, जो कि मेवाड़ था यहाँ पर, मालवा आपका ये है ही और गुजरात आपका है ही। ये तीनों के तीनों इनकी सीमा मिलती थी और तीनों ये कोशिश करते थे किसी भी तरह से अपनी टेरिटरी को बढ़ा लिया जाए। इसके बाद में बंगाल की बात करूं तो यहाँ पे उड़ीसा इसको परेशान करता था, और शार्कीज जो कि यहाँ पे थे, ये भी शार्कीज बंगाल से अपनी जो टेरिटरी थी उसको मजबूत करने की कोशिश हमेशा करते रहते थे। अब इसके बारे में और देखते हैं थोड़ा, और एक नाम जो यहाँ पे निकल के आता है वो है मेवाड़। मेवाड़ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुए जिनका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा ऑफ मेवाड़, जिन्होंने राज किया 1508 से 1528 के बीच में, और ये सेकंड थे उन लोगों में जिन्होंने बाबर को इन्वाइट किया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो लोदीज़ के नोबल्स थे उन्होंने इन्वाइट कर दिया था बाबर को कि अब हमें लोदियों के नीचे काम नहीं करना, हम चाहते हैं आप आएँ, हम आपके नीचे काम करने को तैयार हैं। और मैंने कहा था एक और ऐसा इंसान था जिसने बाबर को इन्वाइट किया था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये दूसरा नाम राणा सांगा का था। राणा सांगा ने ये सोच के इनविटेशन दिया था बाबर को कि ये जो मेरी छोटी सी एम्पायर यहाँ पे दिखती है, अगर मान लीजिए मैं बाबर को इन्वाइट करता हूँ और वह आ भी जाते हैं, तो फिर ऐसा होगा कि मेरा यहाँ पर पूरे में काफ़ी बड़ा एक साम्राज्य हो जाएगा, और क्योंकि वो मेरी मदद करेगा तो फिर मेरा जो राज्य होगा वो सबसे मजबूत माना जाएगा। दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट। कौन सा? मेवाड़। मगर अक्सर आपकी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से जीवन नहीं चलता। ऐसा यहाँ पर भी हुआ, और जो चीज़ इन्होंने सोची थी उसका ठीक उल्टा हुआ। बाबर तो आया भारत, लेकिन बाबर इनके इनविटेशन पर नहीं बल्कि दूसरे लोग यानी कि जो नोबल्स थे लोदी के, उनके इनविटेशन पर भारत आया और इन्हें हरा दिया। किस युद्ध में हराया था वो आप मुझे नीचे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आपने कई बार उसका नाम सुना होगा, मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उसके बारे में, जो युद्ध के बारे में बात थोड़ी आगे वाली वीडियोस में करेंगे जब मैं आपको बाबर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप मेरे को नाम जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए देखते हैं ईस्टर्न इंडिया में चेक्स एंड बैलेंस कैसे चल रहे थे। तो बंगाल की बात कर रहा था। बंगाल ने देखिए सबसे पहले फैसला अलग होने का इसीलिए ले लिया, ये आप देखेंगे कि जब मुगल हुए थे वीक तब भी इन्होंने बहुत ही जल्दी की थी अलग होने की। क्यों की थी? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं हमेशा से कनेक्शन में। आज भी कोई भी ट्रेन अगर बंगाल जाती है तो उसको लगभग 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा ही उसको टाइम हो जाता है, लेकिन वो वहाँ से इतनी आसान नहीं है कि किसी भी इंसान को वहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया जाए। बिहार के थ्रू होते हुए आपको जाना होता है। टेरेन वहाँ का अलग है, जोग्राफिकल एरिया वहाँ का अलग है, क्लाइमेट वहाँ का अलग है। उस तरह से आपको क्रॉस करके कैसे भी करके वहाँ पर आपको जाना होता है, तब जाके आप वहाँ पहुँचते हैं।
और यहाँ पे एक राजा था, इसका नाम था इलियास शाह, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसने बड़ी कोशिश की कि अपने ये जो एम्पायर है उसको बढ़ाया जाए। इसने सौरा गांव को कैप्चर कर लिया। जब ये यहाँ पे कोशिश कर रहा था, देखिए राजा की नज़र हर तरफ होती है। उस समय राजा था फिरोज शाह तुगलक, और जब ये यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि अपने एम्पायर को बढ़ा लूँ, तब फिरोज शाह तुगलक की इसके ऊपर नज़र गई और उसने डिसाइड किया क्यों ना इस पर अटैक किया जाए। उसने अटैक किया भी, लेकिन इसने अपने आप को फोर्ट ऑफ एकदला में छुपा दिया और ये वहाँ पर काफ़ी दिन छुपा रहा, और इस तरह से इसने अपनी जान फिरोज शाह तुगलक से बचा ली। और बंगाल को बाद में आज़ाद घोषित कर दिया गया, क्योंकि बंगाल का एक तरह से कह सकते हैं कि जो अपनी बात की बात होती है कि भाई ये हमारा बंगाल है, वो इसने कहीं ना कहीं नींव लोगों के मन में डाल दी थी। और जैसे ही लोधी कमज़ोर हुए, बंगाल ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। अब इसके बारे में बात करते हैं साउदर्न इंडिया में क्या चल रहा था। देखिए साउदर्न इंडिया में दो बड़ी एम्पायर थी। एक का नाम था बहमनी, जो कि इतने सारे जो किंगडम थे इनके अंदर डिवाइडेड थी, और एक थी काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का एक्सटेंट आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा है। और एक बार आपको ये दिखा दूं तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको हिस्सा इतना भी दिख रहा है, ये पूरा का पूरा विजयनगर का इलाका है। ये पूरा इलाका विजयनगर का है। विजयनगर में सबसे पहली जो डायनेस्टी थी उसका नाम था संगमा डायनेस्टी, जिसने 1336 से 1485 तक राज किया। इसके बाद में आते हैं सलुआ डायनेस्टी के लोग, जो कि 1485 से 1505। इसके बाद में आते हैं तलुआ डायनेस्टी के लोग, जो कि 1505 से 1570 तक जिन्होंने राज किया। इसके बाद में आते हैं वराविंडू, जो कि आपकी डायनेस्टी थी, वो लोग करते हैं 1570 से 1650 तक राज। इतने लंबे समय तक इन्होंने राज किया है, यानी लगभग इन्होंने पूरी जो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, आधा अगर उसमें से कर दूं तो फिर वो इन्होंने राज किया है दक्षिण भारत पर। इसका बड़ा कारण क्या था? क्योंकि जो आपके लुटेरे आए या कुछ भी आए, वो या तो यहाँ से आए, या फिर एक आध बार कोई आया तो वो यहाँ से आ गया, भूला भटका नहीं। ज़्यादातर जितने भी आए थे वो यहाँ से आते थे। यहाँ पर नर्मदा की रिफ्ट वैली पड़ती है, इसको कोई भी क्रॉस करने की सोचता नहीं था, क्योंकि जितना भी ज़्यादा उनको पैसा चाहिए होता था। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ही कम लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने यहाँ पर राज करने की सोची है। ज़्यादातर यहाँ पे आए थे, चाहे तैमूर लंग हो, चाहे उसके पहले चंगेज़ खान आया, चाहे उससे पहले जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, मोहम्मद बिन कासिम हो गया या आपका गजनवी हो गया, वो सभी तो लूट के लिए आते थे। उनको धन चाहिए होता था। सोमनाथ के मंदिर थे यहाँ पे, या राजपूतों के काफ़ी ज़्यादा मंदिर होते थे, उनको अटैक कर लिया जाता था। फिर यहाँ ये सिंध वगैरह भी इंडिया का ही हिस्सा था, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा धन होता था, उसको लूट के वो लोग चले जाते थे। साउथ इंडिया तक कोई आ ही नहीं पाता था, क्योंकि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। ऊपर से आने में यहाँ पे बीच में नर्मदा पड़ती थी, इसको बहुत ही कम लोग थे जो कि यहाँ पे टैकल कर पाए हों। फिर हमने इतिहास में भी पढ़ा है कि यहाँ पे या तो राष्ट्रकूट हुए हैं, उसके बाद में यहाँ पे जो आपके कह सकता हूँ चालुक्य हुए हैं, तो काफ़ी मजबूत राज्य भी हुए हैं इस वाले एरिया में, जहाँ पे आज महाराष्ट्र वगैरह ये पड़ते हैं। इसके बाद में सिर्फ तुगलक यहाँ पे आए थे, तुगलकों की वजह से यहाँ पे मुस्लिम लोग भी यहाँ पे आ गए थे, इसको हम बहमनी किंगडम बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में, जो कि काफ़ी लंबी एम्पायर रही। 1336 से लेकर 1650 तक इसने राज किया। अब इसकी जो स्थापना थी वो किस तरह से हुई? देखिए हरिहर और बुक्का नाम के दो लोग थे। तो हरिहर और बुक्का नाम के जो दो लोग थे, ये फ्यूडिटरीज हुआ करते थे काकतीयास के नीचे। अब काकतीयास के नीचे ये लोग फ्यूडिटरीज तो थे, लेकिन इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने अगवा कर लिया, या कहूँ इनको कैप्चर कर लिया, और इनको कैप्चर करके ले आया गया दिल्ली। और दिल्ली जाकर इनको ज़बरदस्ती इन पे इस्लाम जो था वो कबूल करवाने की कोशिश की गई। लेकिन ये लोग वहाँ से भाग आते हैं, और जब ये वहाँ से भाग आते हैं तो फिर नीचे जब आते हैं साउथ इंडिया में, तो इनके गुरु जिनका नाम था विद्याराम, जिनके नाम पर इन्होंने सबसे पहले विद्यानगर रखा, तो उन्होंने ही इनको गाइड किया कि आप अपना एक एम्पायर है उसको बनाइए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, होयसाला और मदुरई जैसे दो एम्पायर्स को जीत लेते हैं, और एक बड़ा एक साम्राज्य धीरे धीरे करके बनाते चले जाते हैं। इसका नाम क्या होता है? पहले होता है विद्यानगर, जो कि आपके हरिहर ने रखा था। उसके बाद में बुक्का उसका नाम बदल के क्या रख देते हैं? विजयनगर, जो कि काफ़ी बड़ा एम्पायर बाद में बन जाता है। अब इनको फॉलो कौन करते हैं? इनके बाद में आते हैं एक और राय जिनका नाम था हरिहर। उनके बाद में आते हैं देवराय। देवराय के बारे में एक चीज़ काफ़ी फेमस है, जो तुंगभद्रा का डैम है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और निकोले डे कोंटी, जो कि इटालियन एक ट्रेवलर था, वो भी इन्हीं के समय पर भारत आया था। इसके बाद में एक राजा आते हैं देवराय सेकंड, जिन्होंने मुस्लिम्स को इनकी आर्मी में जगह दी। ये विजयनगर एम्पायर काफ़ी सेकुलर किस्म का कहा जाता है, हालांकि राजा काफ़ी ज़्यादा हिंदू थे लेकिन सेकुलर था। इसके बाद में इनका जो एम्पायर था वो रामेश्वरम तक बढ़ता हुआ चला जाता है, इसी संगम डायनेस्टी में ही। और कोई छोटा मोटा राज नहीं है, देख सकते हैं आप 1336 से 1485 तक इन्होंने राज किया है। काफ़ी अच्छा खासा राज है, लगभग कह सकता हूँ मैं कि 125 साल का लगभग इन्होंने कम से कम राज किया है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं किस तरह की बात यहाँ पर चल रही हैं।
150 साल तक का राज तो इन्होंने कर दिया। अब इसके बाद में आती है अगली डायनेस्टी, इसका नाम होता है सलूबा डायनेस्टी। 1485 से 1505 साल का राज करते हैं। वाई यूं कि सलूबा डायनेस्टी, इस वाई डायनेस्टी को जो कह सकता हूँ मैं, इसको सेटअप करते हैं। और इसके बाद में जो 2 माइनर्स थे, तिरुमल और इमादी नरसिम्हा, उन लोगों को इसका जो कह सकते हैं उत्तराधिकारी वो लोग बनाए जाते हैं। तो जैसे अकबर के टाइम पे हमने देखा था कि बैरम खान ने पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी थी अपने कंधों पर ली थी और अकबर को सिंहासन दे दिया था, सेम वैसी ही स्थिति यहाँ पर थी कि नरसिम्हा नायका ने अपने कंधों पर पूरी जिम्मेदारी ली और इन दोनों बच्चों को उत्तराधिकारी बना दिया। एक बड़ी घटना जो हुई वो थी वास्को डी गामा का भारत आना। आप देखेंगे टाइम पीरियड तो 1485 से 1505 का समय है और उसमें बीच में 1498 का समय भी आता है। इसके बाद में आते हैं तुलुवा डायनेस्टी। इसमें सबसे बड़े राजा हुए कृष्णदेव राय, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इसकी कहानी क्या रही। इसकी कहानी ये थी कि वीर नरसिम्हा जो हैं इसको सेटअप करते हैं। सेटअप भी कैसे करते हैं, पहले ये थे कौन, ये जो नरसा नायका जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बैरम खान की भूमिका निभाई थी विजयनगर एम्पायर के लिए, इनके पुत्र थे ये वीर नरसिम्हा। और इन्होंने क्या किया, जो एक उत्तराधिकारी था इमादी नाम का, उसको मार दिया और खुद इस एम्पायर को सेटअप कर दिया। इसके बाद में इन्हें फॉलो करते हैं इनके भाई कृष्णदेव राय, जो कि एक बहुत बढ़िया, एक बहुत ही गजब का कहूँ एक राजा हुए। काफ़ी बढ़िया उनका कोर्ट था, काफ़ी अच्छे उन्होंने आर्किटेक्चर इस पूरे विजयनगर को एम्पायर को दिए। और विजयनगर एम्पायर अगर मैं कहूँ भी आम भाषा में, कृष्णदेव राय कहूँ तो लोग विजयनगर समझ जाते हैं और विजयनगर कहूँ तो लोग कृष्णदेव राय समझ जाते हैं। इस तरह का उन्होंने एक राज बनाया। कृष्णदेव राय ने उनको फॉलो किया, जिनके राज में कहा जाता है कि तेनालीराम जैसे महान पोइट भी थे। तेनालीराम के बारे में अगर नहीं जानते हैं, महान तेलुगु पोइट थे, नहीं जानते हैं तो एक बार गूगल कीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बात करते हैं कृष्णदेव राय, जिनके बारे में इतनी तारीफें कर रहा हूँ, ये आखिर थे तो थे कौन। 1509 से 1529 तक इन्होंने राज किया। जो सलुवा तिम्मा जो कि मंत्री थे इनके भाई के, उन्होंने इनको राज सिंहासन पर बैठाया था और इन्होंने काफ़ी अच्छे फ्रेंडली जो रिलेशंस थे वो सेटअप कर लिए थे पोर्टुगाइज गवर्नर के साथ में। अक्सर आप सुनते होंगे इतिहास में कि टीपू सुल्तान के बारे में बात की जाती है क्योंकि उन्होंने नेवी पर फोकस किया था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था कि नेवी सिर्फ उन्हीं के टाइम पर आई थी। नेवी काफ़ी पुराने समय से चली आ रही थी, चाहे हम चोल चेर पांडे की बात करें, चाहे हम उसके बाद में आए जब चोला द्वारा मौजूद थे उनके बारे में बात करें, चाहे हम चालुक्यों के बारे में बात करें, या हम देख सकते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। ये पुर्तगाल के गवर्नर से अच्छे संबंध बना रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कि नेवी उस समय भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी और वास्को डी गामा भी कालीकट आए थे, तो नेवी तो अच्छी थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कृष्णदेव राय की, तो उन्होंने 2 किताबें लिखी, जिसमें एक का नाम था अमुक्ता मलयादा और एक का नाम था जम्बवती कल्याणम। और 2 आपके पुर्तगाली जो ट्रेवलर थे, इसका एक का नाम था डुआर्टे बारबोसा और दूसरे का नाम था डोमिनिगी पाइस। इन दोनों की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर, एक ये रहे और दूसरे वाले ये रहे, ये देख सकते हैं। इन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया है विजयनगर के बारे में। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ पता था, काफ़ी सारे विदेशी जो लोग थे वो यहाँ पे आते थे। इसकी ख्याति काफ़ी दूर तक थी और इस ख्याति का सबसे बड़ा कारण था इनका आर्किटेक्चर, जिसके लिए कृष्णदेव राय जाने भी जाते हैं। आर्किटेक्चर की बात करूँ तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई थी। इनमें सबसे पहला नाम है लोटस महल का, जिनकी तस्वीर अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। इसके बाद में इन्होंने एक और बनवाया जिसका नाम था हजार राम महल टेम्पल। इसके बाद में एक और बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग विठल स्वामी टेम्पल, जो कि हम्पी में है, और उसी हम्पी में आपको ये पत्थर का बना हुआ रथ भी दिखता होगा, काफ़ी सुंदर है। आप सोच सकते हैं क्या कलात्मकता रही होगी उस समय, किस तरह के पहले तो पिलर बना दिए गए, उसके बाद में इस तरह से रथ भी बनाए जा सकते हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि पत्थरों के भी रथ बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनके किंगडम में ये पॉसिबल हो पाया। एक और विरूपक्ष टेम्पल है जो कि विजयनगर एम्पायर के किंग्स ने ही बनवाया था, लेकिन ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। एक तो आप इसको बनाना किस तरह से है वो देखिए, किस तरह से बनाया गया है, नीचे से ऊपर तक आपको एकदम आइडेंटिकल लगता है। ऐसा लगता है सिर्फ एक एक जो आपका पीस है वो हटाते जा रहे हैं, पूरा सेम आर्किटेक्चर लगता है। ये तो रहा इसका बाहर का। अब जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये वो पेंटिंग्स हैं जो कि इसके भीतर छत पर उकेरी गई हैं। आप सोच सकते हैं उस ज़माने में कोई मॉडर्न आधुनिक क्रेन नहीं थी या कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके दम पे इंसान खड़ा होकर आसानी से इनको उकेर सके, लेकिन उस ज़माने में भी इस तरह की चीज़ें कर जाना। ये उसकी छत पर है, आपने देखी अभी थोड़ी देर पहले, ये उसकी छत है, कितनी बेहतरीन है। और ये है वो पेंटिंग जो कि इसकी छत पर अंदर से बनाई गई है, तो इतनी सुंदर है इसकी छत, और इसीलिए इनका नाम कृष्णदेव राय का पूरी दुनिया में विख्यात है। उसके बाद में तुलुवा डायनेस्टी का क्या हुआ, कृष्णदेव राय के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। इनके बाद में वो नॉमिनेट करके जाते हैं अच्युत देवराज को, वो राजा बनते हैं।
काफ़ी अच्छा उसके बाद में राज भी करते हैं। लेकिन उसके बाद में एक राजा जो प्रोमिनेंट होते हैं, इनका नाम होता है राम राजा, जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने बहमनी स्प्लिट कर दिया। बहमनी जो एम्पायर था उसको पूरी तरीके से इन्होंने ख़त्म कर दिया, कहूँ कि छोटे छोटे भागों में पहले तोड़ दिया। लेकिन जब इन्होंने तोड़ा तो एक समय ऐसा भी आता है जो लोगों को समझ में आ जाता है कि यार ये तो हम बहुत गलत कर रहे हैं। बहमनी वालों को बुद्धि आई, वो लोग आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद में राक्षस तंगड़ी का युद्ध होता है, जिसे हम बैटल ऑफ तालीकोटा जानते हैं 1565 में, और उस एम्पायर में इस पूरे विजयनगर एम्पायर को ख़त्म कर दिया जाता है। इतना महान एम्पायर, इतने महान इसके भीतर राजा हुए, लेकिन जब कहते हैं कि सारी फोर्सेज जब आपके साथ में नहीं होती और कहूँ आपके सितारे अब गर्दिश में हो जाते हैं, तो सब कुछ एक तरह से आपका किया ना किया एक साथ हो जाता है और आप इस तरह से सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद में विजयनगर का क्या हुआ, वो ये अराविदुर डायनेस्टी आती है। 1570 से 1650 एडी तक ये राज करते हैं। लेकिन ये राज उस तरह का नहीं होता जैसा विजयनगर जाना जाता था। ये राज काफ़ी मामूली था, और क्योंकि डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, ये एकमात्र इसके बाद में अकेली ऐसी हिंदू डायनेस्टी हुई जो कि विजयनगर पे 1650 तक राज किया। इसके बाद की कहानी क्या हुई विजयनगर की, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन विजयनगर की जो कह सकता हूँ जो महान एम्पायर थी वो सिर्फ यहीं तक थी, 1650 तक। तिरुमल राया ब्रदर जो कि रामराज के थे, उन्होंने इसको फॉर्म किया था, और एक वेलोर फोर्ट, जैसा कि आप अपनी जो स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी तस्वीर, श्रीरंग जो एक राजा थे उनके द्वारा ये वेलोर फोर्ट बनाया गया था। और ये जो अराविडू के कॉइन्स हैं वो आप देख सकते हैं। यानी संस्कृति काफ़ी अच्छी तरीके से इनके भीतर थी, कला काफ़ी अच्छी थी। देख सकते हैं आप इनके सिक्के को, यहाँ पर भी ईश्वर की जो तस्वीरें हैं वो खींची गई हैं, और किस तरह से खींची गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कला जितनी ज़्यादा अच्छी होती है किसी भी राज्य में, उससे ही आप अंदाजा ला सकते हैं कि राज्य, उसके शासक कितने बेहतरीन रहे होंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो ये एक मात्र ऐसा एम्पायर था पूरे भारतवर्ष का जिसके भीतर महिलाएं आर्मीज़ में अलाउड थीं, और महिलाएं आपके ऑफिशियल सर्विसेज में भी अलाउड थीं। हमारे यहाँ वेदों में कभी भी ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हो कि महिलाएं अलग तरह का काम करेंगी, पुरुष अलग तरह का काम करेंगे। ये कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो समय के साथ डेवलप हो गई हैं, जिन्हें हमें आज कहूँ तो तोड़ना पड़ेगा, और टूटती भी जा रही हैं ईश्वर की इच्छा से। इसके बाद में विडो रीमैरिज को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, क्योंकि आज भी अगर आप देखते हैं तो उनकी संस्कृति अभी भी बची हुई है। आप भी अगर कभी गए हों, केरला गए हों, तमिलनाडु गए हों, तेलुगु के एरिया में गए हों आप लोग, तो आपको देखने को मिलेगा उनकी संस्कृति आज भी वैसी की वैसी है, क्योंकि उन पर जो विदेशी आक्रमण थे वो बेहद कम हुए। वहीं उत्तर भारत की अगर संस्कृति की बात करूँ तो एक तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है और काफ़ी ज़्यादा मिक्सड हो चुकी है। उस काफ़ी सारे कल्चर्स मिले हुए हैं, उसमें इस्लाम के कल्चर मिले हुए हैं, हिंदुज़म के कल्चर मिले हुए हैं, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, तो काफ़ी ज़्यादा मिक्सड है। वहीं अगर साउथ इंडिया की बात करूँ तो आपको इतना ज़्यादा मिक्सड नहीं मिलेगा। बहुत ही सजा हुआ, बहुत ही सदा हुआ ये कल्चर है, उसको वो लोग काफ़ी श्रद्धा से फॉलो करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है उसे देखकर। इसके बाद में अगर आर्किटेक्चर की बात करूं तो प्रोविडा स्टाइल के उन्होंने फॉलो किया था। आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्रोविडा स्टाइल में क्या फेमस चीज़ थी या ये क्यों जाना जाता है। तो ये जाना जाता है पिलर्स के लिए। इसमें इस तरह के पिलर्स काफ़ी ज़्यादा हमने देखे हैं कि जो इतने भी मंदिर बनाए हैं, चाहे कृष्णदेव राय ने बनाए हों या उनसे पहले बने हों, विजयनगर स्टाइल में प्रोविडा जो स्टाइल थी बनाई गई थी। वैसे साउथ इंडिया के मंदिर होते हैं उनको द्रविड़ा स्टाइल में मोस्टली बनाया जाता है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी और एडवांस थी, जिसके भीतर पिलर्स और पायर्स का इस्तेमाल बखूबी किया गया था। मंडप जैसे जो बनाए जाते हैं, ओरिजिनल जो बनाए जाते हैं वैसे भी थे, यानी कि जो पवेलियन होता है उसके बारे में बात की जाती है। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ कि जो ओपन पवेलियन थी वो भी बनाई गई, पिलर्स का भरपूर इस्तेमाल इसमें किया गया। तो ये था विजयनगर। लेकिन ऐसी कौन सी एक डायनेस्टी थी जिसने इतने महान विजयनगर एम्पायर को भी मजबूर कर दिया कि वो किसी भी तरह से एक ही बैटल में ख़त्म हो जाए? वो थी बहमनी डायनेस्टी और बहमनी एम्पायर, जिसको मैं कह सकता हूँ। उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।